हेलो एवरीवन। CUET PG 2025 पेपर कोड COQP 11 का एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली आपका मिड मार्च में कंडक्ट होना है। तो अभी आपके पास 45 टू 50 डेज़ का टाइम बचा हुआ है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा ऑलरेडी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं उनके ऊपर कैसे काम करना है, जो कुछ एरियाज़ हमारे वीक रह गए उनको कैसे इम्प्रूव करना है, अपना स्कोर कैसे ओवरऑल इम्प्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग-अलग क्वेरीज़ थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं उन सभी को डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आइडियल वे क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट को अप्रोच करने का, कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, जो आपके वीक एरिया है उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेरीज़ थी कि डिस्काउंट वगैरह कैसे मिलेगा, तो वो सारी डिस्काउंट कैसे आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। अब देखो मॉक्स की बात करें, तो बेसिक मॉक्स का पर्पज़ क्या होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मॉक्स का 2 मेनली यूज़ हैं आपके हिसाब से, जो आपके लिए यूज़फुल है। पहला यूज़ है प्रैक्टिस का, कि जो मॉक टेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, उससे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का पर्पज़ जो है, वो सॉल्व होना चाहिए और दूसरा आपका पर्पज़ है प्रिपरेशन का। अब प्रिपरेशन का देखो बहुत ज़्यादा पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट के थ्रू। सिर्फ़ मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन नहीं हो सकती, अगर मैं बता दूँ कोई कन्फ्यूज़ मत हो जाना इसमें। सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। प्रिपरेशन के लिए आपको स्टैटिक पहले पढ़ना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले सीखने पड़ेंगे। लेकिन जो कुछ गैप्स वगैरह हैं, उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं हम, प्रिपरेशन के जो वीक एरियाज़ हैं, उसको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये 2 मेन क्राइटेरिया आपके या कहें एक तरह से जो यूज़ है, इस 2 स्टेज में आपका यूज़ होगा। एक तो प्रैक्टिस के लिए और दूसरा आपका यूज़ होगा प्रिपरेशन के लिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इसके अराउंड ही सारी डिस्कशन हमारी चलेगी। देखो, प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है? प्रैक्टिस से पहला मतलब तो आप ये समझो कि एग्ज़ाम फ़ैमिलियरिटी का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम का मोड है, वो क्या है जो आपका एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में है। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अगर आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप टाइम को ट्रैक नहीं करते, ये कितने टाइम में कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, तो जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है इश्यू आए, जब आप कंप्यूटर पे बैठ के स्क्रीन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, स्क्रीन को आगे अ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, क्वेश्चंस के बीच में जंप कैसे करना है, या किसी क्वेश्चन में को आपने मार्क किया हुआ रिव्यू के लिए तो उसको बाद में कैसे देखना है, ये सब चीज़ें जो हैं फ़ैमिलियरिटी आपको पहले से होनी चाहिए। इसलिए जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो मेक श्योर कि आप उसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, या फ़ोन से आप अभी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एग्ज़ाम के पहले कम से कम 1-2 मॉक आप या तो किसी से लैपटॉप ले लो, किसी फ्रेंड वगैरह से, अगर फिर भी नहीं अरेंज हो रहा है तो किसी साइबर कैफ़े में जाके 1-2 मॉक टेस्ट आप वहाँ से अटेम्प्ट करो। फ़ैमिलियरिटी बहुत ही ज़रूरी है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप जो इंटरफ़ेस है उससे उतना फ़ैमिलियर होते नहीं हो, फिर उसमें 5-10 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं। और इस बार क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी 105 मिनट से कम करके 90 मिनट कर दिया है, तो टाइम की बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। फ़ैमिलियर आप होना चाहिए, इंटरफ़ेस किस तरह से काम करता है, क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है, पीछे कैसे जाना है, मार्क कैसे करना है रिव्यू के लिए, ये सारी चीज़ों से आप फ़ैमिलियर होने चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है जो एक्चुअल एग्ज़ाम में होगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उससे आप फ़ैमिलियर होने चाहिए। दूसरी आपको चीज़ सीखनी है टाइम मैनेजमेंट, कि पूरे पेपर को किस तरह से 90 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है कि जब एंड में टाइम बचेगा तो उस समय हम इसको रीड करेंगे। तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक जो है, वो आपको जैसे-जैसे आप मॉक्स दोगे, आपको समझ में आना चालू होगा। अब देखो, इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि एग्ज़ाम फ़ैमिलियरिटी और टाइम मैनेजमेंट से हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, वो कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास 75 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि 75 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसमें से अटेम्प्ट कितने करें हम? तो देखो, मेरा सजेशन जनरली ये रहता है कि मिनिमम आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। कोशिश करो कि 60 से ऊपर ही आप अटेम्प्ट करो, और देखो 60 से नीचे आप अटेम्प्ट करते हो तो इशू क्या आता है,
2 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जिसमें अगर आप 60 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक पहली सिचुएशन तो ये है कि आपने 60 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। 90% के आस-पास आपकी एक्यूरेसी है तो जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें से गलत बहुत कम होते हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि एक्यूरेसी जनरली स्टूडेंट्स की 80 से थोड़ी बहुत कम ही होती है। 80 के ऊपर जनरली स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी कम जाती है। मान के चलो आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है? ये 10 क्वेश्चन उनकी बात कर रहा हूँ मैं जो आप सही जान के अटेम्प्ट कर रहे हो। ये मेरा मोस्टली ठीक ही होगा तो उसमें भी 10 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोशिश करो कि 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। आपको कॉन्फिडेंस है कि ठीक ही हो जाएँगे मेरे तो अटेम्प्ट करो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने में कोई इश्यू नहीं है लेकिन 60 से कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको मैंने बताया कट ऑफ से नीचे आने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि एक्यूरेसी में जनरली स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी 80% से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से नीचे गई, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि ये 60 क्वेश्चन आपने बोल तो दिया अटेम्प्ट करना है, हम तो 50 भी नहीं कर पा रहे, कैसे करें इसको? तो देखो, कुछ क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे मान लो, आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब इसमें से मान लो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सी और डी आपके एलिमिनेट हो गए, तो आपके ए और बी बचते हैं। तो इसमें आपको गैस ले लेना चाहिए, इसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इसमें आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 50% है, ठीक है? और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी 25% आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? अगर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर ज़्यादा अगर मान लो आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, तो उस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके ऊपर आप अ, डिसाइड कर सकते हो एग्ज़ाम के एंड में या एग्ज़ाम से कुछ समय पहले कि वो आपको करना है या नहीं करना। लेकिन अगर जिसके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, उसको आपको करना ही करना है। वहाँ पे आपको गैस लेना ही पड़ेगा। आप हो सकता है आपके लोगों की आपको लगे कि तुक्का लगाना ठीक नहीं है, लेकिन ये तुक्का नहीं है, कैलकुलेटेड गैस है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हैं, वहाँ पे आपको गैस वर्क करना होगा। अब देखो कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस में एक तो होगा कि एग्ज़ाम फ़ैमिलियरिटी कि जो एग्ज़ाम का मेथड है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, उससे फ़ैमिलियर हो। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है कि कुछ क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उसको छोड़ देना है। मैथ के सेक्शन में मान लो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो आप में कोशिश करनी है कि मैथ्स के जो ईज़ी क्वेश्चन है, जो आप कर सकते हो, वो ना छूटें। ऐसा ना हो कि हार्ड में आप लगे रहो और एंड में आपके ईज़ी क्वेश्चन छूट जाएँ टाइम की वज़ह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी फ़ैमिलियरिटी आपको बैठानी है मॉक्स के दौरान कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। किस सेक्शन को करने में मेरे को कितना टाइम लगाना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन मुझे छोड़ देने हैं, एंड में करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू फिगर आउट करनी है। तीसरी बात ये है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं मॉक्स के थ्रू। मेक श्योर कि आप जो भी मॉक्स ले रहे हो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो रेलेवेंट है, ठीक है? अब रेलेवेंट कैसे पता लगेंगे? या तो रेलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आपके मॉक्स में क्वेश्चन है वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे। लेकिन उसी पैटर्न पर होने चाहिए जिस पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? जनरली ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे मॉक्स में सिर्फ़ जो एसएससी के नए-नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन्स हैं वो डाल दो ताकि मॉक्स मुश्किल मुश्किल लगे। स्टूडेंट को लगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे और प्रैक्टिस करनी है या मुझे एक ही टॉपिक में घुस जाना है, फिर एक ही टॉपिक कंप्लीट करने में 1 हफ़्ता लगा देना है। ऐसी चीज़ें नहीं करने, जो आपके लेवल के क्वेश्चन्स हैं, वही आपके मॉक्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एसएससी के बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन डाल दिए, बैंक के बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन डाल दिए, जीके में कुछ यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे मॉक्स को आपको अवॉइड करना है। जो मॉक्स आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट क्वेश्चन्स हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड है, वही आपको देने हैं और मेक श्योर कि आपके मॉक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो उसमें इंक्लूडेड हों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली मेरी प्लेलिस्ट देखी है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो और किसी एग्ज़ाम में भी आए हुए होते हैं। मोस्टली आपके 70 टू 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में उससे 1-2 साल पहले या उसी साल पूछे गए होते हैं। या तो सेम क्वेश्चन पूछा गया होता है या सिमिलर क्वेश्चन गया होता है। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं? तो आपने जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है मेरी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें मैंने 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर और 2022 का क्वेश्चन पेपर, तीनों क्वेश्चन पेपर इसके अंदर मैंने सॉल्व किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज़। इसमें मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाया कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आया, किस एग्ज़ाम से आया, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो इस प्लेलिस्ट को जाके आप पहले देखो। अगर आपने देखी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, कि बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो आपके मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। ये प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाओगे तो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो ये 4 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या-क्या चीज़ें हो गई? एग्ज़ाम की फ़ैमिलियरिटी, कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, क्या आप किस तरह से आपको नेविगेट करना है, वो सारी चीज़ें। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नंबर पे आपका मैक्सिमम स्कोर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको मार्क कर देना रिव्यू के लिए, उसको फिर आपको एंड में सॉल्व करना है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। ये तो होगी प्रैक्टिस की बात। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन में किस तरह से मॉक टेस्ट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है या सप्लीमेंट करना है। देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं अपने वीक एरियाज़ को। आपको क्या करना है? आइडेंटिफ़ाई करना है अपने वीक एरियाज़ को। इससे क्या मतलब है? जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किस सेक्शन के क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। मान लो आप मैथ्स में वीक हो, मैथ्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या मान लो आपने कंप्यूटर को उतना अच्छा कवर नहीं किया है, या आपको लैंग्वेज सेक्शन में इशू आ रहा है। तो ये आपको देखना है कि किस सेक्शन में, कौन सा सेक्शन मेरा वीक एरिया है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक एरिया है, किस टॉपिक से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। उस क्वेश्चन को आपको, या उस टॉपिक को आपको फिर दोबारा से रिवाइज़ करना है, दोबारा से रीड करना है, दोबारा से कवर करना है। तो बेसिकली जो वीक एरियाज़ है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है और उसके ऊपर वर्क करना है। फिर नेक्स्ट है आपका जो स्मॉलर गैप्स हैं, उसको कवर करने की कोशिश करना है। स्मॉलर गैप से क्या मतलब है? स्मॉलर गैप से मतलब है कि मान लो जीके का आपका सेक्शन है। जीके में एक हिस्ट्री का सेक्शन है। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन 1-2 आते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने हो सकता है कि हिस्ट्री को उतना अच्छा ना पढ़ा हो। तो जो आपके मॉक्स होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से आएँगे। तो हिस्ट्री क्या होगा, आपका इस हिस्ट्री के अंदर कुछ स्मॉलर गैप्स बच जाएँगे। जैसे कुछ एक पर्टिकुलर रूलर के जो आपके राजा होते हैं, रूलर होते हैं, जो भी है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। जैसे मान लो अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, या मान लो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, उस पर्सनैलिटी के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो ये क्या आपका स्मॉलर गैप है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हिस्ट्री। 1-2 क्वेश्चन आना है तो आपने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया था, लेकिन ये एक छोटा-सा गैप है। अब इसको कवर कैसे करोगे आप? कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर जो उसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है? जैसे मान लो राजा राम मोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन आया, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता था, तो उसके जो सॉल्यूशन है, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आंसर की, उसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया होना चाहिए। ताकि मान लो कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो और वहीं से आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है? जैसे मान लो गांधी जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, आपने गांधी जी को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ, तो गांधी जी से रिलेटेड जितने एग्जाम में आने लायक पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके इस सॉल्यूशन के अंदर कवर होने चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन के अंदर कवर होने चाहिए, ताकि वहीं से आपका टॉपिक कवर हो जाए। आपको बाद में जाके महात्मा गांधी के बारे में अलग से रिसर्च करके पढ़ना ना पड़े, बुक्स के अंदर पढ़ना ना पड़े, इंटरनेट पे आपको ढूँढना ना पड़े। ठीक है? तो डिटेल सॉल्यूशन आपके मॉक टेस्ट में प्रोवाइड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको स्मॉलर गैप्स को फिल करने में हेल्प करेंगी, कि कुछ ऐसे छोटे-मोटे टॉपिक्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आप इसके सॉल्यूशन के थ्रू कवर कर पाओगे। चाहो तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, या आपने एक बार रीड कर लिया, उस उतना आपको सफिशिएंट लग रहा है। जितना भी आपके पास टाइम फ्रेम बचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए टॉपिक वाइज़ टॉपिक चलना होगा, तो सारे टॉपिक तो वो डेफिनिटली कवर नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से आपको अपने स्मॉलर गैप्स को फिल करना है डिटेल सॉल्यूशंस के थ्रू। ये बात हो गई। तो ओवरऑल समराइज़ कर देता हूँ मैं। मॉक्स के आपके 2 यूज़ हैं, एक तो प्रैक्टिस के लिए यूज़ है, दूसरा प्रिपरेशन के लिए। प्रैक्टिस में आपको एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर होना है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उससे फ़ैमिलियर होना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आइडेंटिफ़ाई करने हैं, कितने आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको जो स्किप करने हैं, उसकी आदत लगानी है, कि कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उसको मैं स्किप करूँ, मार्क कर दूँ रिव्यू के लिए, और एंड में अगर टाइम बचेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे। रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अदर एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, वो आपके बॉक्स में इंक्लूडेड होने चाहिए। वीक एरियाज़ को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, प्रिपरेशन में उसको इंक्लूड करना है, उस टॉपिक को जाके दोबारा से कवर करना है। स्मॉलर गैप्स जो छोटे-मोटे टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, वो आपके मॉक्स के थ्रू ही कवर हो जाने चाहिए। उसके डिटेल सॉल्यूशन में उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, वो मेंशन होने चाहिए। बेसिकली डिटेल सॉल्यूशन आपके मॉक्स में प्रोवाइडेड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक्स में अटेम्प्ट करते हुए देखनी है।
अब जो भी मॉक्स आप ले रहे हो देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप और किसी मॉक्स की तरफ मत मत जाओ, क्योंकि मार्केट में जो जनरली मॉक्स मैंने देखे हैं, उसका लेवल वो है नहीं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। बुत कुछ मॉक्स में ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिए हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, बैंकिंग लेवल के मुश्किल वाले रीज़निंग के क्वेश्चन दे दिए हैं। उतने लेवल पे आपको नहीं जाना है, कम टाइम आपके पास है, टाइम वेस्ट करने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या-क्या चीज़ें आपके मॉक्स में होनी चाहिए, अगर आप हमारे मॉक्स ले रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी और के मॉक्स लेना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। पहला, जो भी आप मॉक्स ले रहे हो उसके अंदर सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। पूरा आपका जो सीओक्यूपी 11 का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पे मेजर फ़ोकस होना चाहिए। सिलेबस कवर होने का मतलब ये नहीं कि जितने टॉपिक्स हैं, सबको इक्वली डिवाइड किया हुआ है, जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके भी इक्वली क्वेश्चन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भी इक्वली क्वेश्चन्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके 1-2 क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, ये भी टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी पीवाईक्यूज़ इसमें कवर होने चाहिए। सीयूईटी पीजी के तो पीवाईक्यू होने ही चाहिए। बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो इस साल हुए हैं, जो पिछले साल हुए हैं, उनके रिलेवेंट क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। क्या बात कर रहा हूँ? तो वो आपको ये प्लेलिस्ट देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो इसमें आपको पता लगेगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। कौन-कौन से मॉक्स आपके मॉक टेस्ट में होने चाहिए? तो सबसे पहले टॉपिक वाइज़ टेस्ट होने चाहिए। टॉपिक वाइज़ टेस्ट जो हैं, सारे टॉपिक के ना भी हों, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके तो होने ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनसे क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है, तीनों साल में एक भी बार नहीं आया, या एक आध क्वेश्चन आया है, तो वो उसके टॉपिक वाइज टेस्ट ना भी हों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपने ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कवर कर लिया, अब आपको मॉक्स देने हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रिपरेशन भी आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, साथ में आप मॉक्स भी दोगे। तो उस केस में क्या करना है आपको, कि आपने मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने कवर किया। मान लो ये आपका टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, परसेंटेज का एक टॉपिक ले लेते हैं मान लो, ठीक है? परसेंटेज जो है, ये आपका एक परसेंटेज का टॉपिक है, ठीक है? परसेंटेज का आपका एक टॉपिक है, ये आपने कवर कर लिया। परसेंटेज का टॉपिक कवर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देना चाहिए उसका टॉपिक वाइज़ मॉक्स। परसेंटेज का आपको टॉपिक वाइज़ मॉक देना है। इसी तरह से मान लो आपने मैथ्स के 4-5 टॉपिक कवर कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने उन 4-5 टॉपिक के आपने टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट कवर किए। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने कवर किया, उसका टॉपिक वाइज़ मॉक दिया। उसमें जो गलतियाँ हुई, उससे आपने सीखा, उस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया अपना। 4-5 टॉपिक आपके ऐसे कंप्लीट हो गए, उन सबके टॉपिक वाइज़ टेस्ट आपने दे दिए। फिर आपको आना है सेक्शनल टेस्ट पे, कि मैथ्स के मेरे 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, अब मैथ के मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगा, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे सारे टॉपिक से मिला के। उसमें हो सकता है कुछ टॉपिक आपने कवर ना भी किए हों, लेकिन उसके मॉक्स भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद मान लो आपने 3-4 सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया, आपने थोड़ा मैथ कवर कर लिया है, थोड़ा आपने रीजनिंग कवर कर लिया है, लैंग्वेज आपकी थोड़ी आती है, थोड़ा जीके, कंप्यूटर वगैरह आपने पढ़ लिया है, तो आपको फुल लेंथ बॉक्स पे आ जाना है। मैं कहूँगा आपका 50-60% सिलेबस भी कवर हो गया है, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाना चाहिए, आपको फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए आप जो भी मॉक्स ले रहे हो, उसके अंदर आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी होने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट भी होने चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट भी होने चाहिए। अगर आप हमारे मॉक्स की बात करें, तो हमारे मॉक्स में कितने आपको मिलेंगे, तो टॉपिक वाइज़ टेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी के आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के 5 मिलेंगे। यानी कि मान लो मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर, जीके और लैंग्वेज, इन सभी सब्जेक्ट्स के 5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। फिर फुल लेंथ टेस्ट तो 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस वाले, वो आपको देने हैं। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। 20 आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है, बाकी मैंने बता दिया आपको, ये प्लेलिस्ट आपको देखनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मॉक टेस्ट जिस स्टूडेंट को परचेज़ करना है, जिसको डिस्काउंट वगैरह चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है। देखो, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया हुआ है, ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। कूपन कोड है, रिपब्लिक डे का ऑफर अभी चल रहा है, 26 जनवरी तक आपको ऑफर मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है इंडिया, INDIA, इंडिया 50। ये कूपन कोड यूज़ करना है। तो जो यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1500 आपको मॉक टेस्ट में मेंशन किया हो, तो 1500 आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी आपको एडिशनल 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो अराउंड 755 में आप इसको परचेज़
कर पाओगे। आप मॉक टेस्ट की डिटेल मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो या वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूँगा। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। 20 फुल एंड टेस्ट होंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट, इस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ टेस्ट। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर के टेस्ट, वो भी सारी भी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑनलाइन मोड में होंगे। वैलिडिटी 6 महीने की है, तो बाकी आपका एग्ज़ाम तो मार्च में ही है, तो आप 6 महीने की वैलिडिटी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा, परफॉर्मेंस टेस्ट मिलेंगे। एक मॉक को आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसको देख के स्टूडेंट को लगता है कि 3 बार ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? तो देखो 3 अटेम्प्ट जो है टेस्ट मोड में है। यानी कि जब एज़ अ टेस्ट आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके सॉल्यूशन जो हैं, उसके क्वेश्चन्स वगैरह जो हैं, वो आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। सिर्फ़ टेस्ट मोड में, एज़ अ टेस्ट आप उसको 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी उसका सॉल्यूशन आप 1000 बार देखना चाहो, 1000 बार देख सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। इसके अलावा आप जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उन सबको एक डेडिकेटेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि जो भी आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर सको क्वेश्चंस को, या और कोई भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सको। यहाँ पे शेड्यूल मेंशन किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 15 टेस्ट जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी जो टेस्ट हैं इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपलोड किए जाएंगे। जो पुराने टेस्ट हैं अपलोड हुए हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर किसी को क्रैश कोर्स जॉइन करना, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हो। इस पे भी 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है। इस पे एडिशनल 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम वही कूपन कोड आपको यूज़ करना है, इंडिया 50, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हो, तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रैश कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है। बाकी इसमें पूरा सिलेबस जो है वीक वाइज़ डिवाइड किया हुआ है, वीकली टारगेट आपको दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कवर करोगे पूरे सिलेबस को। डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप रीड कर सकते हो, बाकी वेबसाइट में अभी आपको दिखाऊँगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अ, वेबसाइट में एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आप आओगे, ऐप या वेबसाइट को आप, अगर आपको वेब पे एक्सेस करना है तो आप वेबसाइट से कर सकते हो, मोबाइल में एक्सेस करना है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। इस तरह की ऐप वेबसाइट आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको कोर्सेज़ में जाना है, तो कोर्सेज़ में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जैसे मान लो आपको मॉक टेस्ट परचेज़ करना है, तो इस पे आप जाओ मॉक टेस्ट पे, यहाँ पे आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा, अवेलेबल ऑफ़र इंडिया 50, इसको आपको लगाना है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 755 में आप इसको परचेज़ कर पाओगे। इसी तरह से मान लो आपको 3 मंथ वाला क्रैश कोर्स परचेज़ करना है, तो इसमें आप जाओ, यहाँ पे वो आपको दिखेगा, या तो यहाँ से अवेलेबल ऑफ़र से इंडिया 50 यहाँ पे डाल दो, या फिर 1 कूपन अवेलेबल यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे अप्लाई हियर पे जाओ और यहाँ पे ये कूपन अप्लाई कर दो। 26 जनवरी तक ये कूपन वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखो इस बात को। यहाँ पे अप्लाई पे जाओगे आप, तो 50% का डिस्काउंट अब मिल जाएगा आपको, 3005 में आप जो क्रैश कोर्स है वो उसको परचेज़ कर पाओगे। मॉक टेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपको, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कंटेंट सेक्शन में आप जाओगे, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।